हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हर्ष कुमार सिंह फर्स्ट अटेम्प्टर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग सेशन का जो है चौथा सीरीज पार्ट 4 जो है लेकर आया हूं। इस सीरीज में जो है आपको जो है पॉलिटी सब्जेक्ट का डीपीएसपी अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड जो भी बीपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका जो है आंसर राइटिंग जो है अप्रोच में बताऊंगा। साथ में जो है आप ये भी जानेंगे कि डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल हमारा है डीपीएसपी जो है वो किस तरीके से जो है सामाजिक और आर्थिक रूप से जो है एक चार्टर के रूप में जो है जाना जाता है और बहुत इम्पोर्टेंट जो है संविधान का पार्ट है जो किसी भी सरकार के लिए जो है निर्देश देता है कि कैसे जो है वो कोई भी पॉलिसी आर्थिक रूप से कोई पॉलिसी बनाए या जो है सामाजिक रूप से कोई पॉलिसी अगर बनाए तो जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल को जो है ध्यान में रखकर ही जो है वो इन पॉलिसी का निर्माण कर सकता है। क्लियर? तो हम लोग देखते हैं कि जो है बीपीएससी में किस तरीके का जो है क्वेश्चंस आए हुए हैं और उसका जो है जो आंसर अप्रोच जो है किस तरीके का हो सकता है। साथ में जो है आप लोगों को जो है कुछ संभावित क्वेश्चंस में मैं दूंगा जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने घर पर ही और उसका आंसर जो है अगर आप चेक कराना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप जो नंबर दिया हुआ लास्ट में मैं बता दूंगा उस पर आप भेज सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स उस पर जो है भेज भी रहे हैं और जो नहीं भेज रहे वो भेज सकते हैं और अपना आंसर जो है चेक करा सकते हैं। क्लियर? तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। जो बीपीएससी में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं 68 बीपीएससी में जो है क्वेश्चन आया हुआ है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन जो है अभी तक जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से एक क्वेश्चन ही बीपीएससी में अभी तक पिछले 5 साल में पूछा गया है और वो पूछा गया 68 बीपीएससी में। और क्वेश्चन जो है सिंपल है। क्वेश्चन क्या है? द पॉजिटिव डायरेक्शंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन of India are as a charter of social and economic democracy in the country. Explain with example. क्वेश्चन सिंपल है कि भारत के संविधान में सकारात्मक निर्देश, ठीक है, मतलब जो पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है, देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के एक चार्टर के रूप में है। उदाहरण सहित जो है इसकी व्याख्या कीजिए। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो है आपको जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है ये एक तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन है जो सरकार को एक डायरेक्शन देता है, निर्देश देता है कि आप कोई भी पॉलिसीज बनाते हैं या कोई भी नीति निर्माण करते हैं तो आप इन डायरेक्शन को ध्यान में रखेंगे। और एक तरीके से जो है जो आपका डीपीएसपी है एक तरह से जो है सामाजिक जो सोशल एंड इकोनॉमिक जो है डेमोक्रेसी को भी क्या करता है कि जो है एक चार्टर के रूप में जो है ये बताता है कि जो है एक चार्टर के रूप में जो है ये पेश करता है। तो हम लोग देखें कि कैसे जो है जो डीपीएसबी है वो एक चार्टर के रूप में स्पेशली सामाजिक और आर्थिक रूप से है। इसी चीज़ को हमको इस क्वेश्चन के आंसर में जो है बताना है और हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि इसको पॉइंट वाइज जो है समझने का, जिससे जो है पॉइंट अगर आपको याद रहता है तो आप उस पॉइंट को जो है आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और जो है एक लॉन्ग आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और पॉइंट अगर आपको याद है तो आप एक शॉर्ट आंसर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पॉइंट आपको याद होना चाहिए। और पॉइंट अगर आप बेहतर तरीके से अगर याद रखते हैं तो उसको शॉर्ट या जो है उसको लॉन्ग बनाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो है अगर हम लोग इंट्रोडक्शन देखें तो इंट्रोडक्शन में है कि भारतीय संविधान में निहित सकारात्मक निर्देश, भारतीय संविधान में निहित सकारात्मक निर्देश मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है, ठीक है। जो सकारात्मक जो निर्देश है ये किससे संबंधित है? तो डीपीएसपी से संबंधित है, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का आधार बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो डीपीएसपी है क्या करता है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की जो है स्थापना का आधार जो है ये बनाता है। क्लियर? ये तत्व भाग 4, अब ये आप फैक्चुअल बता दीजिए कि जो है ये जो तत्व है जो ये डीपीएसपी है ये भाग 4 में मिलता है और अनुच्छेद 36 से लेकर जो है 51 तक जो है इसका प्रोविजन किया गया है। ये आर्टिकल जो है
संविधान का जो आर्टिकल 36 है से लेकर जो है 51 तक जो है राज्य के जो है नीति निर्देशक के बारे में जो है इसका प्रोविजन जो है किया गया है में वर्णित है। और राजनीतिक लोकतंत्र जो मौलिक अधिकारों द्वारा सुनिश्चित है को सामाजिक और आर्थिक न्याय के साथ क्या करता है, संतुलित करता है। मतलब जो है ये क्या करता है कि जो चूंकि राजनीतिक लोकतंत्र का बात करें तो ये आपका जो है कहाँ पे फंडामेंटल राइट में जो है ये दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जो है आर्थिक और जो है सामाजिक लोकतंत्र की बात करें, ठीक है, तो ये जो है आपकी जो है डीपीएसपी में जो है इसका कई जगह जो है प्रोविजंस किए हुए हैं। इसलिए जो है यहाँ पे आप बता सकते हैं कि जो है राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक और आर्थिक न्याय के साथ जो है क्या करता है, डीपीएसपी संतुलित करता है, बैलेंस्ड करता है। क्लियर। अब है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र जो है चार्टर, ये किस तरीके से है। तो पहला अगर हम लोग पॉइंट देखें तो वो है जो है सोशल जस्टिस के रूप में, ठीक है, सामाजिक न्याय के रूप में। तो सामाजिक न्याय के रूप में जो है एक घोषणा पत्र है, कहाँ पर इसका प्रोविजंस है ये आपको बताना पड़ेगा। अब देखिए आर्टिकल, चूंकि फैक्चुअल सपोर्ट आपको डालना जरूरी है तो आर्टिकल्स आपको डालना जरूरी है। आर्टिकल्स क्या करता है कि जो भी आप बात बोल रहे हैं कि भाई डीपीएसपी जो है ये क्या करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, तो कैसे करता है इसके लिए आपको सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। तो हमने यहाँ पे आर्टिकल जो है सपोर्ट के लिए दिया है, खासकर जो है 38 क्लाउज 1, ठीक है। 38 क्लाउज 1 जो है क्या बोलता है कि राज्य ऐसे सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जीवन के सभी संस्थानों में प्रतिबिंबित हो, ठीक है। मतलब जो है 38 क्या बोल रहे हैं कि सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो है सभी क्षेत्र में जो है इसकी जो है क्या हो कि जो है प्रतिबिंबित हो सभी क्षेत्रों में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा तो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि SC, ST और OBC को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण देना सामाजिक न्याय को क्या करना है, साकार जो है करता है, ठीक है। आप एग्जाम्पल जो है SC, ST और OBC के आरक्षण को दे सकते हैं, क्योंकि SC और ST और OBC का आरक्षण जो है अगर फंडामेंटल राइट देखेंगे तो वहाँ पे आप फंडामेंटल राइट में वहाँ पे क्या है, भेदभाव का निषेध है, वहाँ पे किसी को जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन जो रिजर्वेशन है ये क्या है, ये कास्ट के आधार पर भेदभाव भी करता है, क्योंकि कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि फंडामेंटल राइट में जहाँ पे बोला गया है कि जो जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन स्पेशली वहाँ पे दिया हुआ है। आप अगर 15 क्लाउज देखेंगे और 16 देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि जो है पिछड़े वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए जो है स्पेशल प्रोविज़न जो है सरकार कर सकती है। लेकिन 38 क्लाउज 1 जो है ये पावर देता है सरकार को कि जो है वो पिछड़ों के लिए या सामाजिक न्याय के लिए जो है वो व्यवस्था कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर सरकार जो है इसी आर्टिकल के जो है आधार पर जो है उन्होंने जो है आरक्षण की व्यवस्था जो है SC, ST हो या OBC हो या महिलाओं का भी आरक्षण हो, ये क्या है, सामाजिक न्याय जो है सोशल जस्टिस की बात को जो है क्या करता है, बढ़ावा देता है। क्लियर। दूसरा देखें इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय जो है इसका सपोर्ट क्या है, आर्टिकल 39 क्लाउज B में यहाँ पे बोला गया कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण सामान्य भलाई के लिए जो है वितरित किया जाए। मतलब जो भी भौतिक संसाधन है उसका वितरण जो है ऐसे किया जाए जिससे जो है इक्वल तरीके से लोगों के पास क्या हो, उसकी पहुंच हो सके। मतलब जो है इक्वल जो है डिस्ट्रीब्यूशन के यहाँ पे बात किया गया है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का बात किया गया है, जिससे क्या हो कि अधिक से अधिक लोग जो है इसका जो है फायदा ले सके और जिससे जो है आर्थिक न्याय जो है सुनिश्चित हो सके, ठीक है। देखेंगे द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू सबसर्व द कॉमन गुड्स। मतलब जो है सामान्य लोगों के जो है कल्याण के लिए जो है समान उसका वितरण होना आवश्यक है। तो सर राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगी जिससे भौतिक संसाधनों का क्या हो, समान रूप से जो वितरण हो। क्लियर। अब एग्जाम्पल देखें, जैसे भूमि सुधार, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और पुनर्वितरण नीतियाँ आर्थिक विषमता को घटाने के लिए जो है लाई गई है। सिंपल सी बात है, अगर भौतिक संसाधनों का सामान्य रूप से वितरण नहीं होगा तो क्या होगा, आर्थिक असमानता क्या होगा, बढ़ेगा। तो सरकार जो है आर्थिक असमानता को कम करने के लिए जो है
प्रयास करती है। तो इसलिए जो है सरकार ऐसी नीतियां बनाती है जिससे जो है अगर आर्थिक असमानता बढ़ गया है तो उसको कम किया जा सके। तो आर्थिक असमानता को कम करने के लिए कई जो है नीतियां सरकार बनाती है, जिससे क्या हो कि जो है इकोनॉमिक जस्टिस जो है, जो इकोनॉमिक जस्टिस का उद्देश्य है नीति अनुसार सिद्धांत में, उसको पूरा किया जा सके। क्लियर। नेक्स्ट देखें, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अब आर्टिकल 39D देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना। मतलब जो है द स्टेट शैल इंश्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। मतलब यहाँ पे क्या है, जेंडर इक्वलिटी की बात किया गया है। अगर हम लोग देखेंगे जेंडर इक्वलिटी का जो है बात किया गया है, मतलब जो है यहाँ पे लैंगिक समानता की बात किया गया है कि जो है पुरुष हो या महिला हो, दोनों को जो है समान कार्य के बदले में जो है समान वेतन मिलना चाहिए। तो राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे जो है महिला हो या पुरुष हो, दोनों को सामान्य कार्य के लिए जो है समान वेतन दिया जाएगा। ये नहीं बोला जाएगा कि जो है महिला शारीरिक रूप से जो है कमज़ोर है, पुरुष जो है शारीरिक रूप से मजबूत है, इसलिए पुरुष को वेतन ज़्यादा मिलेगा अगर सेम काम कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर टीचर्स, जैसे टीचर्स जो है गवर्नमेंट अगर स्कूल में अगर टीचर्स हैं, महिला हो या पुरुष हो, दोनों को जो है सैलरीज में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझ में, मतलब जो है दोनों को समान सैलरी मिलेगा। इसलिए भेदभाव नहीं होगा कि महिला है शारीरिक रूप से कमज़ोर है इसलिए जो है वो कम उनको वेतन दिया जाए, पुरुष शारीरिक रूप से जो है मजबूत है इसलिए ज़्यादा वेतन दिया जाए, नहीं। बल्कि दोनों अगर सामान्य कार्य कर रहे हैं तो दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए। और ये क्या है, जेंडर इक्वलिटी का जो है बात किया जाता है कि जो है जेंडर रूप से जो है दोनों इक्वल हैं। और ये क्या कर रहा है, आर्थिक न्याय को भी सुनिश्चित कर रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस को भी जो है क्या पूरा कर रहा है। जैसे एग्जांपल ले लें, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के माध्यम से इसे लागू किया गया, ठीक है। इसके लिए एक्ट बनाया गया, ठीक है। एक्ट बनाया गया कि जो है अगर सामान्य कार्य है, महिला पुरुष अगर दोनों कर रहे हैं तो उनको जो है समान वेतन दिया जाएगा। और इसके लिए जो है एक्ट बनाया गया है 1976 में, ठीक है, जिसमें जो है प्राइवेट सेक्टर में भी हो या गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो, दोनों के लिए जो है सामान्य जो है कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट देखें, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, मतलब कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। अब आर्टिकल 41 देखें तो आर्टिकल 41 में बोलता है बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी आदि की स्थिति में काम, शिक्षा और सहायता प्रदान करना। समझ में, मतलब है आर्टिकल 41 में द स्टेट शेल विथ इन इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी प्रोवाइड वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस ETC। मतलब बोला गया है कि जो है राज्य क्या है कि राज्य जो है अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी के आधार पर जो है वैसे लोगों को जो है सहायता पहुंचाएंगे जो बेरोजगार हैं, जो वृद्धावस्था में है, जो बीमारी किसी को अगर है, तो ऐसी स्थिति में जो है लोगों को काम, शिक्षा और सहायता जो है प्रदान करने का जो है सरकार क्या करेगी, प्रयास करेगी। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि सरकार जो स्टेट की जो इकोनॉमिक, ऐसा नहीं कि मतलब जो है सबको जो है अगर सब बीमार पड़ गए हैं तो हर किसी को जो है वो अवेलेबल करवा दे, लेकिन सरकार का जो क्षमता है, इकोनॉमिक जो क्षमता है, उसी आधार पर जो है वो क्या करेगी कि जो है लोगों को जो है काम देने का प्रयास करेगी। अगर कोई वृद्धा अवस्था में है तो उनको जो है सहायता देगी, कोई बीमारी है तो उनके लिए हेल्थ की व्यवस्था करेगी, ठीक है। तो इस तरीके का व्यवस्था करेगी, लेकिन स्टेट के इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर यहाँ पे बोला गया है। अब मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले लीजिए कि किसी ज़िले में जो है हॉस्पिटल्स एक हैं, ठीक है। अब गांव देहात है तो गांव देहात से लोगों को आने में समय लग जाता है। कोई गांव जो है 50 किलोमीटर की दूरी है ज़िले से, तो वहाँ से अगर कोई बीमार किसी को मतलब अगर ऐसा जो है क्रिटिकली जो है इलनेस हो जाता है और उसको जो है तुरंत हॉस्पिटल पहुँचना जो है आवश्यक है, तो वो पहुँच नहीं पाता है। तो वो ये नहीं बोल सकता है कोर्ट में जाकर कि जो है हम सरकार मेरे गांव में हॉस्पिटल्स नहीं दी, ठीक है। अगर इस तरीके को होगा तो फिर तो मालूम चलेगा कि कोर्ट में जो है सरकार को जो है एक तरीके से जो है प्रेशर बना देगी कि भाई आप जो है हर गांव में हॉस्पिटल
खोलिए। तो चूंकि माना जाता है कि जो है जो स्टेट पॉलिसी है वो बाध्यकारी नहीं है, उस राज्य के ऊपर है कि राज्य जो है अपने संसाधनों के अनुसार ही क्या है लोगों को आर्थिक हो या सामाजिक रूप से चीज़ों को प्रोवाइड करेगी। क्लियर। तो यह लेकिन सरकार जो है यहाँ पे प्रदान करने के लिए जो है राज्य को दिया गया है कि राज्य जो है ऐसी स्थिति में जो है काम, शिक्षा और सहायता जो है प्रदान करेगी, लेकिन अपने इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, सरकार ने कई जो है प्रयास किया है, जैसे मनरेगा, ठीक है, जिसको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसमें रोजगार का कानूनी अधिकार जो है प्रदान किया है। ठीक है। तो इस तरीके से सरकार जो है रोजगार देने का भी प्रयास करती है ना। और भी बहुत सारा ले सकते हैं सपोर्ट करना, जैसे स्टार्टअप इंडिया है ना, स्किल इंडिया, इस तरीके का जो है प्रोग्राम को आप जो है बता सकते हैं, जो सरकार जो है लोगों को रोजगार करने के लिए जो है या जो है उनकी आर्थिक सहायता करने के लिए जो है सरकार प्रयास कर रही है। आप इसमें जो है ये भी दे सकते हैं, अभी बहुत सारे राज्य जो है महिलाओं को जो है सम्मान राशि दे रहे हैं, जैसे झारखंड में आप देखेंगे तो जो है मैया सम्मान योजना चल रहा है। ये क्या महिलाओं को जो है आर्थिक रूप से सहायता दिया जा रहा है, किस लिए? एम्पावरमेंट के लिए, आर्थिक एम्पावरमेंट के लिए। और भी जैसे महाराष्ट्र, MP, कई राज्यों में जो इस तरीके का जो है सम्मान जो है निधि दिया जा रहा है महिलाओं को, इसलिए दिया जा रहा है कि जो है उनमें उनका जो है एम्पावरमेंट, आर्थिक जो एम्पावरमेंट है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट वो हो सके। ठीक है। तो आप ये एग्जाम्पल को आप यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट, लिविंग वेज एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, मतलब जीवन यापन योग्य वेतन और मानवीय कार्य परिस्थितियाँ। ठीक है। आर्टिकल 43 जो है ये क्या कर रहा है, श्रमिकों को जीवन यापन योग्य वेतन और उचित कार्य परिस्थितियाँ उपलब्ध कराने की जो है बात किया जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे जो है ये निर्देश दे रहा है आर्टिकल 43 की जो है श्रमिक जो है उनको जीवन यापन योग्य वेतन और उचित कार्य परिस्थितियाँ जो है उपलब्ध कराएगा। तो राज्य जो है ध्यान रखेगा जो भी जो है लेबर है, श्रमिक है, उनको जो है जीवन यापन योग्य वेतन मिले और जो है उचित कार्य जो है परिस्थितियाँ जो है उनको उपलब्ध करवाया जा सके। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल वेतन संहिता जो है 2019 में जो है पास किया गया और श्रम सुधार इस दिशा में जो है प्रयास किया जा रहा है श्रम सुधार के लिए। ठीक है। द कोड ऑफ वेजेज 2019 एंड लेबर रिफॉर्म एम टू इम्प्रूव वेज एंड वर्किंग कंडीशन, मतलब जो है लेबर जो रिफॉर्म किया जा रहा है परिस्थितियों को भी, जिससे जो है वो जो उनका वर्किंग कंडीशन है वो बेहतर हो सके। ठीक है। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, मतलब कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक उन्नति। अब आर्टिकल 46 देखेंगे तो अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों की विशेष देखभाल की जो है ये बात करता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो मध्याह्न भोजन योजना, छात्रवृत्ति योजनाएं, नवोदय विद्यालय आदि जो है इस तरीके का जो है एग्जाम्पल क्या साबित करता है कि जो है सरकार जो है जो SC हैं, ST हैं या जो भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए जो है वो शिक्षा का जो है या उसके लिए जो विशेष जो है देखभाल का जो है व्यवस्था करेगा, है ना, उनके जो है देखभाल के लिए जो है व्यवस्था करेगा। अब इस तरह से जैसे मध्याह्न भोजन योजना, तो मध्याह्न भोजन योजना एक तरह से क्या है, कुपोषण को दूर करने का एक प्रयास है सरकार का कि जो है स्कूल लेवल पे ही लोगों में जो कुपोषण की समस्याएं आ जाती हैं तो उस कुपोषण की समस्याएं को दूर करने के लिए जो है मध्याह्न मिड डे मील योजना जो है चलाया गया है। ठीक है। शिक्षा के लिए जो है छात्रवृत्ति योजनाएं भी चलाई जाती हैं, नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा विद्यालय, बालिका विद्यालय, इस तरह के विद्यालय जो सरकार द्वारा चलाया जाता है। ये क्या है कि लोगों को जो है एक तरह से सपोर्ट किया जाता है, जो जिनको जो है शिक्षा नहीं मिल पाता है, जिनको विशेष देखभाल की आवश्यकता है, तो वैसे लोगों के लिए सरकार जो है समय समय पर जो है कार्यक्रम बनाती है और उनको सपोर्ट करती है। क्लियर। नेक्स्ट देखें समान नागरिक संहिता। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44 में जो है UCC के बारे में जो है दिया गया है और बोला गया द स्टेट सेल इंडेवर ऑफ सिक्योर ऑफ UCC फॉर ऑल सिटीजन्स। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 44 में है सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास। ठीक है, तो ये बोला गया है कि जो है राज्य का ये कर्तव्य होगा कि जो है सभी नागरिकों के लिए जो है समान नागरिक संहिता जो है लागू करे। आपको पहले भी बताया है और अभी बताते हैं कि देखिए हमारे यहाँ जो लॉ है ये 2 भाग में बटा हुआ है ना। एक है क्रिमिनल लॉ,
क्रिमिनल लॉ, दूसरा है सिविल लॉ। ठीक है, क्रिमिनल लॉ जो है इसके लिए जो है कंबाइंड जो है बना हुआ है, जिसको हम लोग जो है आईपीसी और सीआरपीसी जो है हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आईपीसी और सीआरपीसी का जो है बात किया गया है, जो है अगर मान लीजिए कोई चोरी करता है तो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, उसके लिए समान जो है इसके लिए दंड का व्यवस्था है। कोई अगर मर्डर करता है तो उसके लिए सामान्य जो है इक्वल जो है दंड की व्यवस्था है, ना कि जो है क्षेत्र के आधार पर भेदभाव है। अगर जो है उत्तर में मर्डर करेगा तो उसको जो है 10 साल मिलेगा, दक्षिण में करेगा 14 साल मिलेगा, ऐसा जो है नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों के समय में ही आईपीसी कोड बना दिया गया था। ठीक है, तो इसमें जो है क्रिमिनल लॉ के लिए जो है इसमें सामान्य संहिता तो है, लेकिन जो सिविल लॉ है इसमें समान संहिता नहीं बनाया गया था। ठीक है, इसमें जो है हिंदू के लिए जो है हिंदू लॉ बना हुआ है, मुस्लिम है तो मुस्लिम लॉ बना हुआ है। तो एक तरह से जो है जो सिविल मामला है, जो शादी विवाह, जमीन का विवाद, इस तरीके का जो भी तलाक, डाइवोर्स का मामला, इस तरह का जो भी मामला है, तो हिंदू लोगों में जो भी मामला होता है वो हिंदू लोग के तहत जो है देखा जाता है, और मुसलमानों में जो है मुस्लिम में जो भी मामला होता है, तलाक, विवाह या फिर जो है संपत्ति का विवाद, इन सब में जो है मुस्लिम लोग का आधार पर देखा जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो है अलग अलग जो है वर्गों में जो है अलग अलग जो है लॉ बना हुआ है। इसी लॉ को जो है क्या करना है, इक्वल करना है। इसी लॉ को इक्वल करने के लिए जो है बात किया गया है यूसीसी के रूप में। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब ऐसा जो है सिविल लॉ बनाना जिसमें जो है चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, सबके लिए जो है एक जो है लॉ होगा, चाहे शादी का हो, चाहे जो है तलाक का हो, चाहे संपत्ति का विवाद हो। तो इस तरीके का लॉ बनाने के बाद किया गया है, लेकिन अभी तक जो है ये बन नहीं पाया है। ठीक है, प्रयास जो है करने का जो है बात किया जाता है, लेकिन जो है अभी तक ये पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन इसकी चर्चा जो है की जा रही है कि यूसीसी जो है बनाया जाएगा। सरकार भी जो चर्चा कर रही है, कुछ राज्यों में जो है जैसे गोवा पहला राज्य है जहाँ पे यूसीसी जो है लागू किया गया है, और उसके अलावा अभी हाल फिलहाल में उत्तराखंड में भी जो है यूसीसी लागू करने का प्रयास किया गया है, और कुछ राज्य जो है बनाने की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार भी जो है यूसीसी लाने का जो है बात कर रही है, लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया है। इसको जो है एक तरीके से माना जाता है कि जो सामाजिक जो लोकतंत्र है उसको ये क्या करता है, पूरा करता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो बताता है कि जो डीपीएसपी है वो एक तरीके से जो है सामाजिक और आर्थिक जो है सोशल और इकोनॉमिक जो है डेमोक्रेसी के चार्टर के रूप में है। क्लियर, तो ये बताता है। अब हम लोग निष्कर्ष देखें तो राज्य के नीति अनुसार तत्व राज्य पर यह सकारात्मक दायित्व डालता है कि वो भारत को एक कल्याणकारी राज्य में रूपांतरित करे जहां सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित हो। ठीक है, भले ही ये तत्व न्यायालय में लागू करने योग्य नहीं है, फिर भी उन्होंने नीति निर्माण और विधायी कार्यों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भारत को एक समावेशी और लोकतांत्रिक समाज की ओर अग्रसर किया है। ठीक है, मतलब अगर हम लोग दो लाइन में देखें तो नीति अनुसार तत्व जो है ये एक तरीके से क्या है, एक कल्याणकारी राज्य के रूप में जो है भारत को रूपांतरित करता है, और एक तरह से जो है लोगों, एक तरह से वो सामाजिक और आर्थिक न्याय जो है सुनिश्चित करने का जो है निर्देश देता है। भले ही हम लोग देखें कि जो है डीपीएसपी जो है न्यायालय में जो है वाद योग्य नहीं है। आप इसके लिए इस जो भी इसमें जो सकारात्मक निर्देश दिया गया, अगर सरकार इसको नहीं मानती है, नहीं लागू करती है, तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आप न्यायालय में जाकर जो है इसको लागू नहीं करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है न्यायालय ने जो है कई मामलों में जो है विधायी कार्यों में जो है और जो है अन्य तरीके से जो है सरकार के ऊपर, राज्य के ऊपर जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई है। और जो है बहुत सारा जो है ऐसा केसेस मिलेगा जब आप पढ़ेंगे तो, जहाँ पे जो है न्यायालय में वाद योग्य नहीं होने के बावजूद भी जो है न्यायालय जो है वाद योग्य बना दी है। जैसे एग्जांपल ले लीजिएगा तो जैसे डीजल गाड़ियों, दिल्ली में डीजल गाड़ियों पे बैन, चूँकि पर्यावरण का जो मामला है एक तरीके से जो है राज्य का नीति अनुसार सिद्धांत में दिया गया है, लेकिन न्यायालय ने भी जो आर्टिकल 21 के तहत जो है पर्यावरण को जो है फंडामेंटल राइट के अंतर्गत रखा है। इसलिए फंडामेंटल राइट के तरफ से जो है सरकार जो है इन निर्देशों को लागू करने का प्रयास करती है, जो फंडामेंटल राइट में लोगों को दिया गया है या न्यायालय ने उसको जो है व्याख्या की है। क्लियर,
तो एक तरीके से जो है डीपीएसपी जो है एक सकारात्मक जो है निर्देश है, जिससे जो है सामाजिक और आर्थिक जो है न्याय लाने का बात किया जाता है, और एक तरह से ये चार्टर के रूप में जो है जाना जाता है। अब देखिए कुछ संभावित क्वेश्चन है, पोटेंशियल क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि एग्जामिनेशन में इसी से रिलेटेड या जो है लैंग्वेज चेंज करके जो है क्वेश्चंस आ जाए, तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा और प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निश्चित तत्वों की प्रकृति एवं महत्व पर चर्चा कीजिए। क्या ये केवल आदर्श है या इसकी कोई व्यवहारिक उपयोगिता है? आपको ये बताना है कि राज्य के नीति निश्चित जो सिद्धांत है इसकी प्रकृति बताना है, नेचर, और इसका महत्व क्या है इस पर चर्चा करना है। और क्या केवल आदर्श है मतलब आइडियल है, ठीक है, या इसकी कोई व्यवहारिक उपयोगिता है, ये भी जो है आपको बताना है। तो इसकी जो है सिर्फ आदर्श के रूप में तो नहीं है, व्यवहारिकता इसकी है। कई जो है जो कार्य जो है सरकार के द्वारा जो है किए गए हैं जो दिखाता है कि ये व्यवहारिक रूप से जो है प्रासंगिक है। दूसरा क्वेश्चन है, राज्य के नीति निश्चित तत्वों और मूल अधिकारों के बीच संबंध का विश्लेषण कीजिए। क्या दोनों में टकराव या पूरकता है? मतलब दोनों में जो है जो राज्य का नीति निश्चित सिद्धांत है और जो मूल अधिकार है, इन दोनों का संबंध का जो है आपको विश्लेषण करना है और बताना है कि जो दोनों के बीच में क्या टकराहट है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। राज्य का नीति निश्चित सिद्धांत क्या है? ये सरकार को जो है पावर देता है कोई भी जो है नियम को या कार्यक्रम को बनाने का, और मौलिक अधिकार जो है सरकार के पावर को कम करता है। तो दोनों जो है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है सरकार के लिए। तो दोनों में टकराहट होना जो माना गया कि ये दोनों में जो है टकराहट होता है, लेकिन क्या आपको बताना है कि दोनों में सिर्फ टकराव है या कोई पूरकता है, मतलब दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो मौलिक अधिकार और डीपीएसपी जो है दोनों में जो है पूरकता आपको मिल जाएगा। क्लियर, ये आपको बताना है। तीसरा है, संविधान में उल्लेखित सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में नीति निश्चित तत्वों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ये आपको सीधा है आर्टिकल 38 है ना, आपको बताना है 43 बताना है। इस तरह का जो भी आर्थिक रूप से जो भी नीति निश्चित सिद्धांत में जो है प्रोविजन किया गया है और सामाजिक रूप से जो प्रोविजन किया गया है उसको बताना है आपको, और उसके साथ जो है ये बताना कि कैसे जो है नीति निश्चित सिद्धांत जो आर्थिक और लोकतांत्रिक जो है आर्थिक और जो है सामाजिक जो है लोकतंत्र की जो है स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखें, डीपीएसपी को भारत की सामाजिक क्रांति के चार्टर के रूप में क्यों देखा जाता है? उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर जो है इसी क्वेश्चन में कि क्यों देखा जाता है, जो प्रोविजन हमने बताया है, जो पॉइंट बताया है, उस पॉइंट को आपको यहाँ बता देना है। डीपीएसपी के कार्यान्वयन में अब तक की उपलब्धियों और चुनौतियों का वर्णन कीजिए कि अब तक जो है जो भी राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है इसको जो है कैसे लागू किया गया है और क्या चुनौती है, इसके बारे में जो है आपको चर्चा करना है। ठीक है। और लास्ट है, क्या आप सहमत है कि डीपीएसपी भारत के संविधान में गैर न्यायिक परंतु नैतिक रूप से बाध्यकारी सिद्धांत है? स्पष्ट कीजिए। ये जो है संभावित क्वेश्चन है, इसका जो है आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा और आपको एक आइडियाज मिल जाएगा कि डीपीएसपी को किस तरीके से पढ़ना है। क्लियर। तो इस तरीके से जो है इस वीडियो में जो हमने बताने का प्रयास किया है कि कैसे जो है डीपीएसपी जो है एक पॉजिटिव डायरेक्शन है राज्य के लिए, जिसमें जो है सामाजिक और आर्थिक जो है लोकतंत्र को स्थापित करने का जो है प्रयास किया जाता है और एक चार्टर के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर। तो मुझे आशा है कि जो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो जो है आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक जो है शेयर कीजिए वीडियो को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें जो है हम पॉलिटिक या कुछ जो है अलग जो टॉपिक का जो क्वेश्चंस है उसको लेकर आएंगे। अगर आप जो है अगर लिखना चाहते हैं क्वेश्चन को और चेक कराना चाहते हैं तो जो है ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप भेज सकते हैं। बहुत सारे लड़के भेज रहे हैं, तो आप भी भेज सकते हैं और जो है अपना आंसर को जो है चेक करा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7654633660। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजकर जो है अपना आंसर चेक करा सकते हैं। क्लियर। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।